बच्चों, हमारा चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर के तहत अध्ययन किया कि 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के द्वारा राजस्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है, जिसमें हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन किया। इसी के साथ ही हमने देखा नील की खेती के उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से विभिन्न फसलों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के प्रयास किए। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी हमें सही के साथ सुमेलन करना है। क्या दिया गया है? रैयत। और रैयत क्या होते थे? रैयत किसानों को कहा जाता था। सेकंड है महाल। महाल किसे कहा जाता था? ग्राम या ग्राम समूह को महाल के नाम से जाना जाता था। तभी तो हमने देखा था ना महालवाड़ी व्यवस्था। निज। निज क्या होता था? बागान मालिक जब अपनी ज़मीन पर नील की खेती करते थे तो उसे निज खेती के नाम से जाना जाता था, यानी बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती निज खेती कहलाती थी। और रैयती, रैयतों की ज़मीन पर खेती करना रैयती खेती कहलाती थी। सेम इसी तरह से ये उत्तर दिया गया है सुमेलन के पश्चात। रिक्त स्थान भरें। इसमें कथन दिया गया है, कथन के अंदर रिक्त स्थान है जिसे हमें भरना है। यूरोप में वुड उत्पादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। बताइए जरा, जो वुड उत्पादक थे उनको किससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था? नील की खेती से, है ना, नील से। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा नील। दूसरा है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लग गई। बताइए जरा, किसके कारण बढ़ने लग गई थी? औद्योगिकरण के कारण। नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी और इसके कारण नील की मांग बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज हो गई थी जिससे कि नील की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ा था? किसकी खोज? कृत्रिम रंगों की। तो हम क्या भरेंगे? कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग की खोज से नील की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी वो कम हो गई थी। चंपारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने 1917 में नेतृत्व प्रदान किया, वो किसके खिलाफ था? वो नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। हमने देखा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसमें राजाओं और जो ताल्लुकदार थे उनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और जमींदारों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह किसानों से राजस्व इकट्ठा करेंगे और कंपनी को जमा कराएंगे। जमीनों की राजस्व राशि इसमें स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, यानी कितनी राशि जमा कराई जाएगी उसको स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता था। इसका विपरीत प्रभाव ये रहा कि इसमें किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए और किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वह अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह कार्य करने लगे। नेक्स्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? हमने देखा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था विफल हो गई थी क्योंकि इसमें राजस्व की दरों को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था और कंपनी को लगा कि इससे तो हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने नई व्यवस्थाओं को अपनाया था, जिसमें से एक व्यवस्था कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम महालवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे कि ये क्या थी, उसके बाद हम इसको स्थायी बंदोबस्त से तुलना करेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, विशेषकर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने 1822 में यह व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अनुसार जो गांव के एक एक खेत थे, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ा गया और उसके बाद प्रत्येक गांव से वसूल होने वाले राजस्व को निर्धारित किया गया और इसमें गांवों को महाल कहा गया, यानी हर एक गांव में
जितने भी खेत थे पहले उनके राजस्व का निर्धारण किया गया, उसके आधार पे उस गांव से प्राप्त होने वाले राजस्व की दरों का निर्धारण किया गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, इसमें समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी के पास जमा कराने की जिम्मेदारी जमींदारों को नहीं दी गई, बल्कि इस व्यवस्था में यह जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 में। इसमें राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी और खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया था, बल्कि एक स्थायी राशि बता दी गई थी कि इतना राजस्व जमा कराना है और इस राशि में परिवर्तन भी नहीं हो सकता था। जमींदारों की जिम्मेदारी होती थी कि वह किसानों से लगान वसूल करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे और कंपनी को जमा कराएंगे। तो क्या अंतर नजर आया दोनों व्यवस्थाओं में कि हमने देखा महालवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें जो इकट्ठा करने की, राजस्व इकट्ठा करने और जमा कराने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई, जबकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में यह जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदारों की होती थी। इसी तरह से इसमें राजस्व की स्थायी दरें निर्धारित की गई थी, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की स्थायी दरें नहीं निर्धारित की गई थी, उनमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता था। नेक्स्ट है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। मुनरो व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो हमने देखा उसके कारण क्या दो समस्याएं पैदा हुई थी कि राजस्व अधिकारियों ने जमीन से आय बढ़ाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा राजस्व की दरें निर्धारित कर दी कि बेचारे किसान उनको चुका ही नहीं पा रहे थे और गांव के गांव खाली हो गए क्योंकि किसान जमीन वमीन छोड़कर भाग गए। तो एक तो ये समस्या हमने देखी। दूसरा, अफसरों को ये उम्मीद थी कि इस तरह की जो व्यवस्था लागू होगी राजस्व की, इससे किसान प्रगतिशील बनेंगे, उद्यमशील बनेंगे, लेकिन इसके विपरीत प्रभाव निकले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? बहुत सारे कारण थे। सबसे मेन कारण हम देखते हैं कि किसानों को नील की खेती करने के लिए ऋण तो दिया जाता था अच्छा खासा, लेकिन जब फसल कटती थी तो फसल कटने के बाद उनको इतना कम आमदनी दी जाती थी, फसल के बदले में उनको इतना कम रुपए दिए जाते थे कि उनकी ऋण की दरें ही नहीं चुकाई जाती थी और वो ऋण के चंगुल में फंसते जा रहे थे। फिर क्या खाएंगे और क्या ऋण चुकाएंगे? तो सबसे पहले कारण हमने देखा किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे कि वो अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ख़त्म न होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। दूसरे हमने देखा कि बागान मालिक ये चाहते थे कि किसान अपने सबसे ज़्यादा उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन नील की खेती के साथ समस्या ये थी कि इसके बाद जो भूमि का उपजाऊपन था वो लगभग खत्म हो जाता था और उसके बाद किसान अपनी धान की फसल इसमें नहीं उगा पाते थे, तो इसलिए किसान कतराने लग गए नील की खेती करने से। तीसरा हम देखते हैं कि किसानों को नील की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, बहुत ज़्यादा समय उनका लगता था और ये कुछ कारण रहे जिसके कारण किसान नील की खेती से कतराने लग गए और अन्य जो उनकी फसल थी रेगुलर वाली उनको करने पर उनका ध्यान रहा। नेक्स्ट हमारा है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? क्या ऐसी सिचुएशंस हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई कि बंगाल में नील का उत्पादन धीरे धीरे समाप्त हो गया? सबसे पहला कारण तो हमने वही देखा कि किसान थे वो नील की खेती करने से कतराने लग गए थे, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन भी समाप्त हो रहा था, उनका समय भी नष्ट हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ता था। इतना सब करने के बावजूद उचित मेहनताना, उचित पारिश्रमिक या हम कहें फसल के बदले में जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ 1859 में, मार्च 1859 में बंगाल के जितने भी रैयत थे, किसान थे, इन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया, कह दिया कि चाहे कितने भी लठेत गुंडे आ जाएं हम तो नील की खेती नहीं करेंगे। और जो नील की खेती कर रहे थे गिने चुने लोग, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया। रैयतों ने निर्णय लिया कि वे न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठेतों से डरेंगे। हम देखते हैं कि जो जमींदार थे, गांव के मुखिया थे, उनको भी मजबूर किया था कंपनी ने कि आप जो ज़बरदस्ती नील की खेती कराओ किसानों से, तो वो लोग भी तंग आ चुके थे, उन्होंने भी किसानों का साथ दिया, रैयतों का साथ दिया। और कंपनी चूँकि
कंपनी भी डरी हुई थी। कंपनी क्यों डरी हुई थी? कंपनी डरी हुई थी 1857 की क्रांति के कारण, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो आगे हमारे चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति को, कि कंपनी नहीं चाहती थी कि इसी तरह की कोई क्रांति हो जाए। इसलिए कंपनी ने भी कोशिश की कि स्थिति शांत हो जाए और विस्फोटक जो स्थिति है वो नहीं बन पाए। आगे हम देखते हैं कि कहाँ नील की उत्पादन की व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया, और नील आयोग ने पूरा अध्ययन विध्ययन करके ये बता दिया कि बागान मालिक है ना, ये जोर जबरदस्ती रैयतों से खेती करवा रहे हैं और रैयतों के लिए तो हानि का सौदा है ये कृषि। तो उन्होंने, नील आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि कौन दोषी हैं, बागान मालिक दोषी हैं, और किसानों को ये सलाह दी कि वो अभी तो कर लें ये खेती, जब तक कि उनका अनुबंध है, जब तक कि उनका समझौता है, तब तक तो ये खेती कर लें, और आगे वो चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल में नील का उत्पादन पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतिहास में एक चीज़ याद रखनी है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को कि किस तरह से कंपनी ने यहाँ पे राजस्व वसूली पे ध्यान दिया, 3 अलग अलग पत्तियों का निर्धारण किया। फिर हमने देखा कि उसने फसल के उत्पादन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया कि फसलों के माध्यम से भी आमदनी कराई जा सकती है। उसमें हमने देखा नील का उदाहरण कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की मांग बढ़ रही थी, तो कंपनी ने नील के उत्पादन कराने पर ज़्यादा जोर दिया। नील की खेती के 2 प्रकार हमने देखे। फिर विद्रोह को भी आप समझ सकते हैं, विद्रोह क्यों हो रहा है? जब उनको उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है, तभी तो विद्रोह हो रहा है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें इतिहास बहुत ही रुचिकर लगेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।